तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आज की जो क्लास है वो खास क्लास होगी। ये लास्ट क्लास है, ऑफिशियली तो लास्ट कल ही हो चुकी है, लेकिन ये एक हर बार एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। तो ये लॉग एंटी लॉग की एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है और आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। 10 ऐसी चीजें नई सीखोगे जो अब तक आपने नहीं सीखी थी, ठीक है ना? तो इस क्लास की करते हैं हम शुरुआत। तो भाई, अब आपके सामने जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने ला के रख दिए हैं पिछले साल के नीट और मेंस के क्वेश्चन। इनके बारे में बताया जाता है कि कोई नीट और मेन के ना 30 में से 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देता है, या फिर मेंस के आप नीट के 45 में से 40 या 35 क्वेश्चन भी अगर कोई अटेम्प्ट कर देता है तो वो जीनियस कैटेगरी में आ गया, शामिल हो गया। तो अब आपके सामने पूरा चैप्टर होने के बाद ये सारे क्वेश्चन है लिस्ट में कब आए थे। ठीक है, तो देखते हैं कितने ऐसे क्वेश्चन है जिनके लॉजिक आपको पहले से ही पता है और कितने ऐसे क्वेश्चन है जिनके लॉजिक आप नए जानने वाले हो। स्टार्ट करें भाई। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल में टारगेट बता देता हूँ। हर चैप्टर खत्म होने के बाद हमारे पास कुल 25 क्वेश्चन होंगे नीट और मेंस के, क्योंकि 1 आवर में हम 25 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। ठीक है, तो भाई करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। सारे के सारे उम्मीद है आगे होंगे, और जो नहीं आए वो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, और जो नहीं आना चाहते कोई नहीं यार, कोई नहीं, और भी बहुत सी जॉब है, वो कर सकते हो आप। A compound is formed by cation C and anion A। एनायन आमतौर पर कैटायन पॉजिटिव होता है और एनायन नेगेटिव होता है। द एनायन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलो, एनायन जो कि A है, अगर ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शो कर रहा है तो एटम्स ऑक्यूपाई इनसाइड द यूनिट सेल। अगर आप हेक्सागोनल है तो नंबर ऑफ एटम n मान लो। आगे, अब ये अगर नंबर ऑफ एटम्स n मान लिए तो जाहिर सी बात है कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल भी क्या होते हैं? n ही होते हैं। लेकिन 75% क्या होता है भाई? नॉर्मली हमें सिखाया गया है कि 3/4%, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल, 1/4, 3/4 ऑफ टेट्राहेड्रल। आमतौर पर हमने तो ये करें। नीट नीट और मेंस में क्या हो जाता है, इसकी परसेंटेज दे दी। अभी क्वेश्चन अलग हो गया, तो यार क्या अलग हो गया? 75% क्या होता है? 3/4 कर दो। अब ये 3/4 हो गया। ठीक है, अब कैटायन और एनायन का जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ये 3/4 n है, और एनायन आपका जस्ट n है, तो कैंसल। आंसर क्या आ गया? C3A4। दिस इज योर आंसर, C3A4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने पहले से आंसर दे दिए थे, तो देख लेते हैं भाई। 2 बच्चों के आंसर पहले ही आ गए थे। जितेश ने भी पहले डी बता दिया था, और निखिल ने भी। बहुत बढ़िया। जो बता पाए बता दो, जो नहीं बता पाए देखते रहो, मौज लो, नई नई चीज सीखो। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, वी लर्न 75% को 3/4 कहते हैं, और कुछ भी लर्न नहीं हुआ इसमें, बाकी वही पुरानी बातें थी। नेक्स्ट वन, द निकल ऑक्साइड हैविंग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, हमें पहले ही पता है। तो निकल 0.98 ओ है क्रिस्टल, इसके और इसके हैं। फ्रैक्शन बताओ निकल 2 पॉजिटिव आयन के क्या होंगे? तो ये क्वेश्चन भी हम पहले पढ़ चुके हैं यार, निकल 2 पॉजिटिव आयन के फ्रैक्शन बताने हैं। ठीक है, तो निकल 2 पॉजिटिव आयन के जो फ्रैक्शन है, ये आपने इतना ज्यादा बार कर लिया है कि आपका आंसर भी शायद याद होगा। तो कोई बता सकता है निकल 2 पॉजिटिव के फ्रैक्शन क्या आए थे? अनुष्का, बहुत बढ़िया। अनुष्का सही है। निखिल, सॉरी, तनिष्का वर्मा, क्या बात है, ये भी सही है। लक्ष्य सही है, आदित्य सही है, चैतन्य सही है, प्रशांत सही है, पलक सही है, अरुणा सही है। क्या बात है भाई, सारे डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर हैं भाई। करेक्ट आंसर है ए। एंड यू नो वेरी वेल, हम इसको कर चुके हैं सीबीएसई में भी। द फ्रैक्शन विल बी 94/98। रफली जो आंसर आएगा 0.5, 0.958, विच इज इक्वल टू दिस। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आंसर है नथिंग। हमें पहले ही सब कुछ आता था। ओके, नंबर 4 में कहा गया है आयरन, जो कि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर है एट रूम टेम्परेचर।
आमतौर पर रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको गर्म किया जाए 900 डिग्री सेल्सियस पर, इट ट्रांसफॉर्म इनटू फेस सेंटर्ड क्यूब। ओके, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू द 900 डिग्री सेल्सियस, बताना है आपको इसकी रेशियो क्या होगी डेंसिटी की। तो रेशियो जो डेंसिटी की होगी, यहाँ से मैं फिर से थोड़ा सा इसको हटाता हूँ। ओके ओके ओके, और एक काम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा और भी यहाँ, हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रखा है, तो आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो यार मैं दोबारा करवा देता हूँ, हटाओ यहाँ से, आसान है। और क्या है वो देखना एक बार, सहूलियत के लिए मैं इस पेज को यहाँ से कट करके कट करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ी जगह हमें मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं लेफ्ट में, यार, कट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, अब हमें लेफ्ट राइट दोनों तरफ साइड जगह मिल गई, अब हम इसका पूरा यूज करेंगे आराम से आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डेंसिटी के बारे में चर्चा हुई है कि इसकी डेंसिटी का रेशियो बताओ बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर। देखो कॉन्सेप्ट हमने सभी ने अच्छी तरह से कर रखे हैं, अच्छी तरह से बहुत मेहनत करके सीखे हैं। तो डेंसिटी अगर मैं कहूँ यहाँ पर बीसीसी की और डिवाइडेड बाय डेंसिटी फॉर एफसीसी की, तो यहाँ साफ साफ लिखा जा सकता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब जो होता है वो होता है Z इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो, राइट। और यहाँ दूसरे वाले एफसीसी को मैं व्हाइट कलर से यूज कर लेते हैं हम, Z इंटू कैपिटल M इन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो। सोचने वाली बात क्या है, क्या दोनों में कौन कौन सी चीजें सेम है। देखो, एवोगैड्रो एवोगैड्रो तो हमेशा ही सेम रहेगा। मोलर मास भी सेम रहेगा, क्योंकि ये आयरन ही है, यहाँ भी वही मोलर मास होगा जो यहाँ होगा। क्लियर। जेड की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, बॉडी सेंटर्ड में जेड की वैल्यू क्या होती है आपकी 2 होती है, और एज जो है वो भी सेम नहीं होगा, बिकॉज बॉडी सेंटर्ड क्यूब में एज जो होता है वो क्या होता है 4r/√3 की क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो गया आपका z की वैल्यू 4, और यहाँ वैल्यू होगी आपकी 4r/√2 की क्यूब। करना कुछ ये है, आपको दिमाग में ही इस वैल्यू को कैंसिल आउट करो, और रेशियो देखो क्या आएगी रेशियो, एंड यू विल फाउंड द जो रेशियो आएगी, ऊपर की रेशियो देखो 4r की क्यूब, तो यह साफ साफ दिख रहा है कैंसिल होगी। ठीक है, जो बचा है वो क्या बचा है आपकी मैथमेटिकल नॉलेज के हिसाब से, मैं माइंड माइंड में इसकी अगर कैलकुलेट करूँ तो 1/, कईयों के पहले ही आंसर आ गए हैं, चलो चेक कर लेते हैं। अब्दुल दानिश, आफ्टर लॉन्ग टाइम अब्दुल, ये कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, भाई सारे बता दिए तुमने तो। ए, 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 ए की वोटिंग ज्यादा है, तरुण खत्री भी ए, तो ए की वोटिंग ज्यादा है कैलकुलेशन के हिसाब से, तुम्हें अच्छी तरह पता है रीअरेंज करना है, तो आंसर विल बी, थर्ड का आंसर विल बी सरप्राइजिंग, आंसर तो भाई सी है। और किन किन बच्चों ने सी बताया है, चैतन्या बहुत बढ़िया, सी है आपका, और रितु का भी सी है, और सी वाले कोई है ही नहीं। चलो ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी है, रीअरेंज करके देख लेना यार, बड़ा सिंपल है करने को, तो मैं इसको यहाँ करवाऊँ तो इस तरीके से हो सकता है ये 1 डिवाइड बाई, ऊपर ऊपर देखो ध्यान से, 4r की क्यूब, 4r की क्यूब को मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ, मतलब 4r की जो वैल्यू है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी, नीचे क्या रह जाएगा 1 डिवाइड बाई 1/3√3। ठीक है, और ये नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर लाके अगर मल्टीप्लाई करूं इनको, अगर आप ठीक ठीक अरेंज करके लिखो तो ये ऊपर चला जाएगा नो डाउट। तो यहाँ 3√3 आ गया आपका, डिवाइडेड बाई, ऊपर ऊपर के बाद नीचे डिवाइडेड बाई, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर अभी भी 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 1/2√2, इसको ऊपर ले जाओगे तो देखो क्या आ जाएगा
2 to 4, तो 3√3/4√2 and answer will be 3√3/4√2. This is your answer. ठीक है. Which one of the following statement is incorrect? Okay, okay, okay. What we learn from this क्वेश्चन नंबर 3, हमने लर्न किया कि किस तरीके से डेंसिटी का जो रेशियो है वो इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरीके से मोलर मास सेम होता है, अवोगाड्रो नंबर सेम होता है, जेड और ए की वैल्यू सेम नहीं होती इन केस ऑफ बीसीसी एंड एफसीसी, ये हमने सीखा है और एक नई कुछ चीज सीखी है इस चैप्टर से हटके। चलो भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि टारगेट हमारा 25 का है जो कि अचीव होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज इनकरेक्ट? बताइए ए बी सी डी। नीट का 2017 का पेपर है, दिल्ली में आया था ये। कौन सी चीज आपको इनकरेक्ट दिखाई दे रही है? यहाँ पर कई क्वेश्चन के आंसर करेक्ट है। आयुष करेक्ट है, निखिल करेक्ट है, शिव्या करेक्ट है, निखिल करेक्ट है, तनिष्का करेक्ट है, दीपांशु करेक्ट है, इन सभी ने सी बताया है। बाकी अरुणा, पलक, आकाश मलिक, आदित्य गलत है, इन्होंने बी बताया, पता नहीं क्या सोच के बताया। नितेश भी सी बता रहे, ये भी करेक्ट है। चलो मैं अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसमें सी के अलावा एक ऑप्शन और भी गलत है। तो जब बोर्ड की मार्किंग स्कीम आई थी तो उन्होंने कहा था बच्चों में बच्चों ने दोनों दो में से जो भी आंसर दे रखा है उसको ठीक कर दो, तो ये मिस प्रिंट हुआ था उनपे। तो बताओ, इसमें एक आंसर और भी गलत है, एक ऑप्शन और भी गलत है, कोई बता सकता है उसको? क्या बात है, पार की नजर। निखिल, सानिध्या, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। नितेश, कुणाल, अरुणा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाश मलिक, नव्या, चैतन्या, ये सभी करेक्ट है। भूमिका, भूमिका ये गलत है। दीपांशु गलत है। आदित्य खत्री ठीक है, तरुण खत्री ठीक है, देवेश ठीक है, जितेश गलत है, सुशांत गलत है। भाई करेक्ट आंसर है डी। डी और सी दोनों ही आपके इनकरेक्ट हैं, ठीक है ना? स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इन्होंने देखो ये गलत लिखा है, ये नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ये एफ ही होता है 0.98। और सच्ची बताऊं, सच्ची खुफिया बात है ये, खुफिया 98 तो एफ ही होता ही नहीं कभी भी। एफ ही क्या होता है? 93 से लेकर 96 तक हो सकता है, ठीक है ना? ऑक्सीजन, ये खुफिया बात थी, तो इसको दिमाग में रखना, ठीक है? तो एफ ई निकल हो सकता है 0.98, बट एफ ई नॉन स्टोशियोमेट्रिक आयरन की फॉर्म में कभी मिलता ही नहीं। तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि एफ ई की जो रेंज होती है ना वो हमेशा 0.93 से 0.96 के बीच में होती है। आप इसको एनसीईआरटी में देख सकते हो, ठीक है? ऑक्सीजन तो हमेशा ही वन रहेगा, तो ऑक्सीजन को 0.98 कर देना ये तो सरासर सरासर गलती है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नया है, तो इसलिए इसको मैं बता देता हूँ। कैल्शियम फ्लोराइड, आपको 4 डायग्राम जरूर पढ़ने हैं। एक तो NaCl का पढ़ लिया आपने, एक ZnS का आज की ही क्लास में पढ़ोगे आप, एक कैल्शियम फ्लोराइड का। इवन इनके डायग्राम की इमेज को गूगल पे जरूर देख लो, ठीक है ना? अभी आज मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आज ही दिखा देता आपको। इनकी जो डायग्राम की जो इमेज है उनको गूगल पे जरूर देख लेना। NaCl की तो आपने देख ही ली है, इन दोनों की भी जरूर देखना, ठीक है? तो कैल्शियम जो है वो एक है, और फ्लोरीन जो है, सॉरी कैल्शियम फ्लोराइड ये दो आएगा। कैल्शियम की जो अमाउंट है वो आधी है, और फ्लोरीन फ्लोरीन जो है वो डबल है। तो जाहिर सी बात है कैल्शियम ज्यादा फ्लोरीन से टच में होगा। अगर मैं आपको सिंपल बोल दूं कैल्शियम के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, तो देखो फ्लोरीन ज्यादा है। अगर मान लो टोटल एक यूनिट सेल में कैल्शियम 4 है, तो फ्लोरीन कितने होंगे? 8। और फ्लोरीन से कैल्शियम कितने टच में होंगे? जब कम है तो कम ही तो टच में होंगे ना। तो इसीलिए कैल्शियम जो है वो ज्यादा फ्लोरीन से टच में है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, क्योंकि ज्यादा फ्लोरीन से टच में है, और फ्लोरीन जो है वो कम से टच में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। याद कर लियो, मैं बता रहा हूँ बहुत जरूरी है, 4 मॉलिक्यूल याद करने हैं आपको। 1 2 3 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड तो सबसे ही आसान है यार, सबसे आसान है। ये तो मैं तुम्हें अभी यहाँ बना के दिखा देता हूँ। सीजियम क्लोराइड क्या है? सीजियम क्लोराइड में कुछ नहीं है, बस बॉडी के अंदर है आपका सीजियम, दिस इज सीजियम, सीजियम, और बाकी सारे कॉर्नर पे क्या है?
क्लोराइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके हैं क्या, क्लोराइड। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, इसकी तो टेंशन लियो मत सीजियम क्लोराइड की। जो कुछ देखना है आपको वो जिंक सल्फाइड देखना है और ये देखना है गूगल पे जरूर। कोई है चैंपियन जो बता पाए कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कोई चैंपियन? NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर। नितेश गलत है। दीपांशु भी गलत है। हम्म, दीपांशु, दीपांशु करेक्ट है। एम गलत है, देवेश करेक्ट है, चैतन्य करेक्ट है, अनुष्का ठीक है, आदित्य, आकाश ठीक है, अरुणा ठीक है, अब्दुल भाई आपने शायद ये क्लासेस मिस कर दी अब्दुल। इन आपकी बहुत बढ़िया क्या नाम है 11th क्लास में वो बन गई थी पोजीशन, तो अब दोबारा से कम बैक करो। वंश डबास बहुत बढ़िया, एक वंश डबास और एक ललित, इन दोनों ने बहुत इम्प्रेस किया भाई, इनके आंसर्स बहुत सही आ रहे हैं। अंजलि, नव्या, नितेश, सानिध्या ये सारे करेक्ट हैं, जिनका आंसर 6 है वो करेक्ट है। भूमिका ये भी करेक्ट है। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होता है, कैल्शियम का अलग होता है, फ्लोरीन का अलग होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What you learn from this question? You learn a lot. What is the coordination number of calcium and fluorine in case of calcium fluoride? This question is very important and this is your homework. देखते हैं कितने बच्चे एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे। लिथियम का बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर है, डेंसिटी इसकी देखो किलोग्राम, और इसकी जो मास है वो ग्राम। अब कर दिया कंफ्यूज, ये किलोग्राम पर मीटर की क्यूब है और ये ग्राम, यानी एक यूनिट तो चेंज करनी ही पड़ेगी। अगर आप इसको किलोग्राम को ग्राम में करते हो तो मीटर को सेंटीमीटर भी करना पड़ेगा, यानी ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों ना हम इसको ग्राम पर मोल है तो इसको किलोग्राम पर मोल कर दें, कैसे भाई? 6.94 को 1000 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 0.00694 किलोग्राम पर मोल। और अब बाकी सभी यूनिट आपके पास हैं, 1 2 एज लेंथ जो है वो आपको निकालनी है, ए की वैल्यू, और ये पर मोल में है ही है। BCC है तो जेड की वैल्यू 2 होगी। देखते हैं कौन एक्यूरेट आंसर निकालेगा। नीट मेंस के लिए पता है क्या है, आपको ना लोग एंटी लोग ना भी देखो, ना भी देखो। वैसे तो ट्राई करना लोग एंटी लोग से, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन नीट मेंस के लिए आप रफली आंसर निकालते हो नियर बाई। जैसे आपका आंसर आया 351.2, ये आ गया मान लो, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? क्या 154? ये तो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, बट ये बहुत नजदीक है। इस तरह से आप इसके आंसर कुल मिला के बता पाओगे। तो ये होमवर्क है, उम्मीद है आप में से कई बच्चे इसको ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। आयनिक रेडियाई ए पॉजिटिव बी नेगेटिव की जो रेशियो है, आयनिक रेडियाई दिस एंड दिस दोनों की दे रखी है। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ए बी का। तो मैं यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो इस चैप्टर में नहीं की थी। देखो, कभी भी कैटायन होता है सी पॉजिटिव, एनायन होता है ए नेगेटिव, इनका जो रेशियो है वो बता सकता है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एबीसी बुक है, प्रदीप फंडामेंटल बुक है, उसमें दे रखा है। अगर कैटायन एनायन का रेशियो कभी भी 0.155 से लेकर 0.225 आए, समझ जाओ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। अगर इसका रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 आए तो समझ जाओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर मान लो 0.414 से लेकर 0.732 आए तो समझ जाओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर 0.732 से लेकर 1.000 आए तो समझ जाओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, याद रखना, इसको देखना भी कितने काम की होगी है। अब इसका जो रेशियो है हम निकाल लेंगे, ये ऊपर दे रखा है कैटायन एनायन, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। जो भी नियर बाई आएगा उसके हिसाब से हम इसका क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 0.541 डिवाइड करके आ रहा है वैल्यू 0.541। इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 541 कहाँ लाई कर रहा है, ये 541 ये रहा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कई बच्चों के दिमाग में जरूर ये आया होगा कि सर तब क्या करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर
0.414 आ गया, वो तो यहाँ भी है, वो तो यहाँ भी है। रेशियो अगर ये आ गई तो क्या करेंगे हम, इसको मान के चलें या इसको मान के चलें? तो आंसर है जो बिगिनिंग वाला होता है ये, इसको मान के चलना है, ये वाला मान के नहीं चलना है। कंफर्म? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है, बताइए आंसर क्या होगा? वैकेंट स्पेस इन बीसीसी कितना होगा? बीसीसी में स्पेस ऑक्यूपाइड होता है टोटल 68%। तो वैकेंट स्पेस कितना हो गया? बहुत बढ़िया। अब्दुल दानिश करेक्ट है, आकाश मलिक करेक्ट है, अंशिता करेक्ट है, सानिध्य करेक्ट है, दीपांशु, आदित्य, लक्ष्य, आर्या, सुशांत, एम, आयुष, पलक, अंजलि, नव्या, शिवानी, रिया, भूमिका शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये करेक्ट आंसर है, ये बी करेक्ट है। ओके, इन सभी में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए। ठीक है भाई निखिल, समझ में आ गया। कितनी बार आंसर लिख दिया एक बार में ही? निखिल करेक्ट है, आयुष, चैतन्या, दीपांशु गलत है, लक्ष्य, तनिष्का, कुणाल, शिव्या, बहुत बढ़िया शिव्या, शिव्या परफॉर्मेंस अपग्रेडिंग में एक नाम शिव्या आपका भी है, बहुत गुड गोइंग, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल के इस चैप्टर के आपके, आपने। और अब अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है सॉल्यूशन, तो वहां भी शिव्या, ललित, वंश, ये जो नाम है ना जो मैंने दिए हैं, इनको देखना होगा कि ये अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाते हैं या नहीं। करेक्ट आंसर वाज फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट बिकॉज इन दिस डिफेक्ट positive ion usually get and dislocate from its normal site and occupy interstitial site। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से बताना है ए जो है वो एज लेंथ होती है किसकी? A is the length of side of the cube, distance between the body centered atom and one corner atom। तो बॉडी सेंटर्ड एटम और वन कॉर्नर एटम, ये तो हो गया एक कॉर्नर एटम, राइट? ये हो गया इसका बॉडी, ये हो गया दूसरा एटम। तो वो कह रहा है इस एटम से इस एटम की दूरी क्या होगी? ये तो पता नहीं हमें, लेकिन पूरा बॉडी डायगोनल पता है, यू नो बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल जो होता है वो होता है आपका √3a। तो फिर पूरा जब √3a है तो इसका आधा कितना होगा? √3a/2। तो देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। लक्ष्य, आदित्य खात्री, रितु, सुशांत, आकाश मलिक, जितेश, ये सारे करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, √3a/2, ये करेक्ट है। ठीक है ना? देखो ये आ गया। पता है ना क्या कह रहा है वो? नियरेस्ट नेबर पूछ रहा है यार, पूरा सुनोगे। नियरेस्ट नेबर की बीच की दूरी बताइए क्या होगी? तो 10 क्वेश्चन हमारे टारगेट के खत्म होते हैं और 15 क्वेश्चन अभी भी बिल्कुल सेफ हैं, तो टूट के पढ़ते हैं हम बाकी 15 पे, ठीक है? न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको देता रहूंगा। ये न्यूमेरिकल सेक्शन है। फेस सेंटर्ड क्यूब एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इतनी है तो डेंसिटी इतनी है, तो बताइए मोलर मास ऑफ मेटल कितना होगा? बड़ा सिंपल 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 फॉर्मेट एक न्यूमेरिकल का है। आपको बताना विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। इससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था? देखते हैं भाई नॉलेज। इससे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था? है कोई? कोई 6 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है। भाई नींद में हो क्या तुम? सानिध्य, चलो भाई 6 की वोटिंग बहुत ज्यादा आ गई है तो करेक्ट है 6। 6 होमवर्क है, 11 होमवर्क है, तो देखते रहना, ऐसे 5 होमवर्क होंगे आज के। ओके, द नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल इन डायमंड। डायमंड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा? तो डायमंड जो होता है वो रिजेंबल करता है ZnS। इस क्वेश्चन के लिए रट्टा मार लो, डायमंड किसको रिजेंबल करता है? जिंक सल्फाइड, जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है जो हमें रीड करना है। तो जिंक सल्फाइड के लिए ध्यान से सुनना मेरी बात। जिंक सल्फाइड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एटम कहाँ कहाँ होते हैं? जिंक सल्फाइड में एटम कहाँ कहाँ होते हैं? सुनना मेरी बात को ध्यान से।
सुनना सुनना जरा ध्यान से भाई, बहुत जरूरी है। जिंक सल्फाइड में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? नंबर वन, कॉर्नर पे होते हैं। नंबर टू, जिंक सल्फाइड में एटम कॉर्नर के बाद फेस पे होते हैं। और नंबर थ्री, वो एटम टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी होते हैं, लेकिन अल्टरनेट। लेट मी एक्सप्लेन। कॉर्नर पे होते हैं तो 8 × 1/8, आंसर आ गया 1। फेस पे होते हैं तो 6 × 1/2, आंसर आ गया 3। क्या कोई बताएगा टेट्राहेड्रल वॉइड पे अगर कोई एटम है तो टोटल कितने एटम होंगे उसके अंदर? कम ऑन। टेट्राहेड्रल वॉइड पे अगर कोई एटम है, जिंक सल्फाइड के टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो टोटल एटम कितने हो गए? चेतन आप बहुत बढ़िया जा रहे हो यार, करेक्ट आंसर है। तनिष्का, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसका आंसर बताइए कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे एटम है तो टोटल एटम कितने होंगे? नीतीश करेक्ट है। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे एटम है तो 8 एटम उसके अंदर हो सकते हैं, पता है ना? मैं बताता हूँ, डोंट वरी, डोंट पैनिक। एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड हो सकती हैं यार? ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी ने हमें बहुत बारीकी से समझाया था कि एक यूनिट सेल के अंदर, ये देखो ये यूनिट सेल है, प्रॉपर एक यूनिट सेल है, इसके अंदर पूरे यूनिट सेल के 8वें हिस्से में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनी हुई है। ऐसे ऐसे तो यार 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकती है, बट अकॉर्डिंग टू जिंक सल्फाइड वो कह रहा है कि जो एटम है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। यानी एक यहाँ है तो ऊपर वाला नहीं होगा, फिर एक होगा, फिर एक होगा, फिर एक नहीं होगा, इस तरीके से। तो 8 में से अगर अल्टरनेट पोजीशन पर जिंक सल्फाइड का सल्फाइड है, तो समझ जाओ, एक बात क्लियरली समझ जाओ कि वहां पर 8 की जगह 4 एटम होंगे, ठीक है ना? तो 8 की जगह 4 एटम होंगे वहां पे, तो ये 4 हो गए। तो क्या पूछ रहा है वो? टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो कितने हो गए? 3 और 1 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। और बाकी एक बार आपके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जिंक सल्फाइड का एक एटम मैं आपको दिखा पाऊँ। लेट मी ट्राई। जिंक सल्फाइड, प्लीज गूगल हमारी मदद करो, हमें जिंक सल्फाइड का एक एटम, एक मॉलिक्यूल दिखाओ प्लीज। कहाँ हो आप? जिंदा हो? जिंक सल्फाइड जेडएनएस स्ट्रक्चर। ओके, तो जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को अगर हम इस डायग्राम में, वाह क्या डायग्राम है भाई, नाइस। इससे अच्छा वो डायग्राम क्या लोगे यार तुम? प्लीज गूगल थोड़ा सा इसे बड़ा करो और इलेबोरेट करो। कहाँ हो आप? यहाँ हो। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर ये आपको दिखने के लिए दिख रहा होगा। ओके, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये ब्लैक कलर जो है सल्फाइड का है, और यहाँ पर ब्लैक कलर कॉर्नर पे है, राइट? कॉर्नर पे है। और ब्लैक कलर कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? फेस पे भी दिख रहा है, राइट? फेस पे भी दिख रहा है। बट जितने भी जिंक हैं वो कहाँ पे हैं, देखने वाली बात है। नीचे वाले जो जिंक हैं इनको अभी इग्नोर करना, ये यूनिट सेल के अंदर ही देखो, बाहर मत देखो। ये वाले इग्नोर करना, मुझे पता है ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने भी हैं ये कहाँ कहाँ हैं? ये आपके देखो टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, लेकिन उसके बराबर वाला जो कमरा है वो खाली है। यानी एक है तो एक खाली है, एक है तो एक खाली है। इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे यूनिट सेल के अंदर, इन दोनों को मत देखना, अंदर अंदर देखो यूनिट सेल के। आपको वायलेट कलर है, पर्पल कलर है, क्या है ये? लड़कियों को पता होगा कौन सा कलर है ये जिंक का, कुछ लड़कों को भी पता होगा। वायलेट कहते हैं, पर्पल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पर्पल, पर्पल। ओके 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 ओके, ठीक है भाई। ओके, गिव मी सम। कुल मिला के समझ में आ गया होगा आपको, ये रियल स्ट्रक्चर था जिंक सल्फाइड का। और इसी तरह से, ओके, मैं पहले इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ। ओके, तो आपको इसके बारे में पता लग गया होगा, ठीक है।
करवाने के लिए तो भाई बहुत कुछ है, बस टाइम टाइम भी तो होना चाहिए। हमारे पास लिमिटेशन है ना टाइम की, ये प्रॉब्लम है, और तो है क्या है। चलो, तो अब इसके बारे में पता लग गया आपको। टोटल नंबर ऑफ एटम 8 होते हैं जिंक सल्फाइड के अंदर, तो इसीलिए जिंक सल्फाइड के अंदर ये एटम 8 दिखाए गए हैं। तो कुल मिला के ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो कि फ्यूचर में यार अगर तुम्हें बड़ी नौकरी करनी है, कोई डॉक्टर जैसी रेपुटेड, तो आपको ये 4 स्ट्रक्चर याद होने ही चाहिए इन केस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पता लग गया होगा कौन कौन से 4। एक तो जिंक सल्फाइड है, एक NaCl है, एक कैल्शियम फ्लोराइड है और एक सीजियम क्लोराइड है। तो ये अच्छी तरह समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, ये भी जरूर देख लेना। ठीक है ना। ओके, चलते हैं आगे, कहानी को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 13 क्वेश्चन है ये भी, देखो। एज डायमीटर आपको निकालना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो मैं कहूंगा मन करे तो कर लियो। एज दे रखी है, डायमीटर निकालना है, और देखो डायमीटर बोला है, वाह। रेडियस तो हमें पता है, 2 मिनट में निकाल देंगे। ए और आर का रिलेशन जो भी आएगा उसको 2 से डबल कर दो, डायमीटर आ गया। क्लियर। 14 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर 4 एटम होते हैं, क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूब की तरह होता है ये। तो इसके अंदर वो कह रहा है पर एटम। अब 4 एटम है तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल होगी, बिकॉज नंबर ऑफ एटम के बराबर होती है ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब पर एटम, एक एटम पे कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड होगी, एक एटम पे तो एक ही होगी, तो आंसर है 1। ठीक है ना। मतलब सिंपल था, लॉजिकल था, सिंपल था। नंबर 15 में कहा गया है कि मिक्स ऑक्साइड है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, जहां पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर मिक्स ऑक्साइड कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन, और वन ऑफ मतलब ऑक्साइड है, एक तो है ऑक्साइड। बताता हूँ मैं इसका पूरा का पूरा आंसर। एक है आपका ऑक्साइड, और ऑक्साइड कहाँ पे है, वो आपका है सीसीपी से। सीसीपी को हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। ठीक है, या फिर सीसीपी में नंबर ऑफ एटम को मान लो कितना, 4 मान लो। तो ये एटम आ जाएंगे सीसीपी के अंदर आपके कितने, 4 हो गए। अच्छा, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट एटम ए। तो डाइवेलेंट एटम होता है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज हो, और ये कह रहा है 1/4 ऑफ टेट्रा। जब टोटल नंबर ऑफ एटम 4 हैं तो टेट्रा के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 रह गया। अच्छा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाई मोनोवेलेंट एटम बी। एक मोनोवेलेंट एटम बी भी है। मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिसपे 4 सिंगल हो, बस और कुछ नहीं होता। अच्छा, ये क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल कितना हो जाएगा, जो नंबर ऑफ एटम होंगे 4 है, तो ये भी 4 है। तो ये ऑक्सीजन है, ये ए है, ये बी है। आपके पास रेशियो आ गई 4:2, 4:2:4, सॉरी। तो कैंसिल कर दो, 2:1:2। तो आंसर क्या आ गया आपका, O2AB2। बताओ कौन है ये, O2AB2। B2A B2O2, A B2O2 कहाँ है, ये रहा, A B2O2। दिस इज योर डी, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। अब हमारे पास 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से 5 तो मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल ही हैं। एक सॉलिड है XY जो NaCl की तरह का है, और इसकी रेडियस जो है कैटायन की वो इतनी है, तो बताओ एनायन की रेशियो क्या होगी। तो देखो कैटायन और एनायन की रेशियो के बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये कैटायन और एनायन की रेशियो जो है वो NaCl के लिए कितनी होती है, जल्दी से बताओ फिर से। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत बढ़िया, 6 होता है। और 6 के लिए मैंने रेडियस रेशियो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, 6 के लिए रेडियस रेशियो, अब वो भी रब कर दी होगी। 6 के लिए रेडियस रेशियो मैं देख के बता देता हूँ। 6 के लिए रेडियस रेशियो होती है 0.414 से लेकर 0.732, ये होती है। इनमें से किसको लेंगे, हम इनमें से हमेशा स्टार्टिंग वाले को लेते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, खत्म। ये कैटायन दे रखा है 100, एनायन बताना है, ये है रेशियो 0.414। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी एनायन की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, खत्म। बी,
ए भी एक बॉडी सेंटर्ड क्यूब है जिसमें एज जो इक्वल है किसके, इतने के इक्वल है, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन, अपोजिटली चार्ज आयन के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो क्या कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है? अपना पेन लो और इसका आंसर बताइए। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए सौंपता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए रफली। ABCD बता दो मेरे को तो बस, और कुछ नहीं। ये आपके ऊपर सौंप दिया मैंने क्वेश्चन पूरा प्रॉपर। व्हाट यू लर्न टुडे? कैल कैलकुलेशन रफली कर सकते हो आप कैलकुलेटर से भी। क्या बात है, इतनी जल्दी रेशियो याद भी कर दी। नाइस। लिख ही ली होगी, बहुत बढ़िया। अनुष्का की थोड़ी सी गलत है, बाकी तो सारी ठीक है। आकाश मलिक का आंसर आ चुका है भाई, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि जो आंसर आया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये देख लिया क्या तुमने? ईमानदारी ईमानदारी। रितु करेक्ट है, नितेश करेक्ट है, एम करेक्ट है, चैतन्य करेक्ट है, ऋतिक करेक्ट है, लक्ष्य करेक्ट है, आकाश मलिक करेक्ट है, आदित्य ये गलत है, आर्य करेक्ट है, सुशांत करेक्ट है, दीपांशु करेक्ट है। ये आ जाएगा आपका ए। उम्मीद है आपने जरूर आपने जरूर क्या किया होगा, आपने जरूर ये किया होगा। ये नियरेस्ट नेबर है तो √3a/3a/2 ये क्या होगा, जिसकी डिस्टेंस है 387। तो आपको ए निकालना है, दैट्स इट। गेम ओवर। नंबर 18 पे आ गए हम। लिथियम क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर, एज लेंथ जो है उसकी इतनी है तो रेडियस क्या होगी, बकवास। ए और आर का रिलेशन। नंबर 19 कॉपर क्रिस्टलाइज फेस सेंटर्ड क्यूब, एज लेंथ इसकी इतनी है तो रेडियस क्या होगी, बकवास। ए और आर का रिलेशन, आंसर आ गया। नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है बताइए। ABCD, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्राई करो। दीपांशु गलत है, आदित्य खत्री बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया आदित्य। सानिध्या ठीक है, आकाश मलिक ठीक है, पलक पारिक ठीक है, अनुष्का गर्ग ठीक है, ऋतिक वर्मा ठीक है, निखिल गलत है, लक्ष्य ठीक है, सुशांत ठीक है, शिव्या गलत है, तनिष्का वर्मा ठीक है, जितेश ठीक है, नितेश ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द एटम इन प्रीमिटिव वो होता है 52.4%। तो परसेंट को डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन में आ जाएगा 0.52 होता तो ठीक था। ठीक है यार, एक तो ना इनके सभी के आंसर ऐसे दे रखे हैं, इनने और बढ़ा कर दी। चलो कोई नहीं यार, जो सीखने वाले स्टूडेंट हैं वो सीरियसली मैं तो मानूंगा अभी तक वो यहाँ है। अराउंड 95% स्टूडेंट क्लास छोड़कर नहीं भागे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर नीट में इनकी क्लास भी अगर कोई छोड़ के भाग रहा है तो वो तो गिव अप है। Which one of the following element silicon doped with so as to form p type semiconductor, कौन है जो सिलिकॉन के साथ डॉप कर दिया जाए तो p टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेगा? कम ऑन, हरी अप। तनिष्का वर्मा कॉन्ग्रेचुलेशन, ये करेक्ट है। और इसके अलावा लक्ष्य, एम, अब्दुल, बहुत बढ़िया अब्दुल, नाइस कम बैक। तरुण, सुशांत, नितेश, देवेश, निखिल, शिव्या, आर्य गलत है, जितेश गलत है, कमोन यार, दीपांशु गलत है, पलक पारिक ठीक है, आकाश मलिक भी गलत है, कुणाल ठीक है, अनुष्का। यार एक ही बार आंसर दिया करो यार, मैं कितनी बार बोलूं। तुम्हें भी मजा आ रहा है अपना नाम बुलवाने में। बोरोन इज करेक्ट आंसर फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज इट बिलोंग टू 13 ग्रुप। कैसे याद कर सकते हैं पी को? 13 पी टाइप जो भी है वो पॉजिटिव होल क्रिएट करेगा और वो 13 ग्रुप होगा।
कैसे याद कर सकते हैं भाई? देख लो भाई, तुम 13 ग्रुप को डॉप करवा दोगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और 15 ग्रुप को डॉप करवा दोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। 15 को, ठीक है। ओके, इफ ए स्टैंड फॉर एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो सिंपल बॉडी और फेस का रेशियो क्या होगा? चलो सिंपल सेंटेड क्यू में ए और आर का रिलेशन बताओ। ए इजल टू 2 आर, तो आर इजल टू क्या हो जाएगा? बोलिए बोलिए, रेशियो पूछ रहा है वो रेडियाई की। आर इजल टू क्या हो जाएगा? आर इजल टू हो जाएगा ए इजल टू 2 आर, आर इजल टू ए बाई 2 रेशियो। आगे चलो। ओके ओके, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 4r/√2। तो ए क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? a√2/4 रेशियो। और आगे चलिए, फेस सेंटर्ड क्यूब में ये क्या हो जाएगा? a√2 नहीं भाई, बॉडी है तो 3 है, a√2/4 ये हो जाएगा। अब ये रेशियो चेक कर लो कहाँ पे है। मिल गई भाई, सी है। सी है ना, क्योंकि √2 का रैशनलाइजेशन कर देंगे तो वो नीचे भी आ सकता है। पता है या नहीं पता है बताऊं? ओके ओके, सी करेक्ट आंसर है। चेक कर लो भाई जल्दी से। हाँ जी, सी करेक्ट आंसर है। इसको इसकी शक्ल में बनाना हो तो यू नो वेरी वेल कि √2 है यहाँ ऊपर। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? इसको इसको कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई √2 इंटू में √2। देख लो, सोच लो, बता दो। 2 × √2 इंटू √2 आ गया ना 4। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका a/2√2। क्लियर? समझ में आ ही गया होगा यार, आसान था। फ्रैक्शन बताओ, क्या बात है, सिंपल सेंटर्ड क्यूब में पूछ रहा है फ्रैक्शन बताओ। सभी को ये पता है सिंपल सेंटर्ड क्यूब में 52.4% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है स्फीयर का, लेकिन फ्रैक्शन पूछ रहा है, क्या बात है कोई जीनियस जो फ्रैक्शन बता देगा? मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। है कोई जीनियस जो फ्रैक्शन बता देगा? ABCD, और मैं बताऊंगा, तुम कहोगे ओ ऐसे करना था। ये नीट और मेंस और सीबीएसई का फर्क है। एक स्टेप आगे होता है नीट और मेंस, बस एक स्टेप, सिंगल स्टेप आगे। है कोई जीनियस जो फ्रैक्शन बता सकता है? और बाकी भागना चाहो तो भाग सकते हो। एक स्टूडेंट एक ही आंसर देगा। निखिल गलत है, रितु गलत है, ऋतिक वर्मा गलत है, आकाश मलिक, कमाल ही कर दिया भाई आकाश। करेक्ट आंसर, अरुणा करेक्ट है, शिव्या करेक्ट है, सुशांत करेक्ट है, नव्या करेक्ट है, नितेश गलत है, जितेश ठीक है, कुणाल गलत है, अंजलि ठीक है। सही आंसर है डी। ये डी आंसर आएगा भाई। अब कैसे आएगा सुन लो एक बार ध्यान से। क्या लिखते थे हम? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 πr³ और ए की होता है एटम सिंपल सेंटर क्यूब में डिवाइड बाई ए की क्यूब, और ए क्या होता है इसका? 2r की क्यूब, राइट। तो यहाँ पर एक बार चेक करियो, ये हो जाएगा आपका 4/3 πr³, नीचे हो जाएगा 2 × 4 = 8, r³ कैंसिल हो गया है, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा π/6। तो सिर्फ ये फ्रैक्शन पूछ रहा है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो वो परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है ना। ये सिर्फ फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन ही रह गए, खेल खत्म। कहाँ है वो 2 क्वेश्चन? यार ऐसे काम नहीं चलेगा, 2 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। कम ऑन। 22, 23। चलो 2 क्वेश्चन जो है वो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे। 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हैं नंबर 24, और 24 है कि NaCl को डॉप कर दिया जाए। अब मैं 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं तो मैं इसको यहाँ करवा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है?
इफ NaCl इज डॉट विद 10⁻⁻⁴ मोल परसेंट, आपको याद ही आ गया होगा, ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी क्या होगी? तो देखो कल की क्लास में कराया, इतना मोल परसेंट SrCl2 का मतलब है नंबर ऑफ Sr2 पॉजिटिव का पता लग जाएगा कितना, 10⁻⁻⁴% के नाम का 100, ठीक है। तो इतना आ गया आपका, और ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻6 मोल, और इसका नंबर में बदलोगे तो 10⁻⁻6 को मल्टीप्लाई कर दो 6.022 10⁻23, तो ये आपका आ गया 6.022 3 10⁻17। तो ये आपका आंसर है। जितने Sr2 पॉजिटिव होंगे उतनी ही कैटायनिक वैकेंसी होगी। दिस इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आंसर नथिंग, बिकॉज ये हम कर चुके हैं। अगला है द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू, नंबर वन, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए, नंबर बी फ्रैंकल ओ एफ सेंटर, नंबर सी शॉटकी डिफेक्ट, नंबर डी फ्रैंकल डिफेक्ट। लेट मी रिपीट, appearance of color in solid alkali metal halide is generally due to, किसकी वजह से होगा? ए बी सी डी? बहुत बढ़िया, लक्ष्य ठीक है, नव्या ठीक है, आकाश मलिक ठीक है, तनिष्का वर्मा ठीक है, आदित्य ये गलत है यार, अरुणा भी गलत है। करेक्ट आंसर है एफ सेंटर। एफ सेंटर की वजह से ही, एफ सेंटर की वजह से ही NaCl का कलर येलो होता है जो कि अल्कली मेटल हैलाइड है। KCl का कलर लाइलेक होता है जो कि अल्कली मेटल हैलाइड है। LiCl का कलर पिंक होता है जो कि अल्कली मेटल हैलाइड है। तो रीजन एफ सेंटर। ये थे वो 25 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आज की क्लास में आपने ये तो चीज सीख ली कि नीट और मेंस कितनी आसान है अगर हम ध्यान से एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लें तो। बचे हुए 15 चैप्टर भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो मोस्ट वेलकम। सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में मंडे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।